नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है, जैसे कि हर लोग फिल्मों में, नाटकों में, हर जगह पर हम देखते हैं या आप सुनते हैं लोगों के मुंह से सरकारी गवाह लोग कैसे बनते हैं और जो सरकारी गवाह बनते हैं उन्हें उनकी जो सज़ा होती है कैसे माफ़ की जाती है, इनके बारे में बात करेंगे। और क्या कानून है, क्या हमारा भारतीय संविधान कहता है या क्या कानून कहता है, उन जो सरकारी गवाह बनता है उसके जो अपराध होते हैं कैसे क्षमा किए जाते हैं, माफ़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, संयुक्त रूप से तो किए गए अपराध में कभी कभी यह परिस्थिति होती है कि इस संयुक्त षड्यंत्र के साथ साथ किसी अपराध को कारित करने वाले लोगों में कोई भी एक भेद गवाह बन जाता है, जिसे सरकारी गवाह भी कहा जाता है। कभी कभी गंभीर प्रकृति के अपराधों के मामले में भी अभियोजन पक्ष को यथेष्ट साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से आरोपी को दोषमुक्त होने का अवसर मिल सकता है। अभियोजन पक्ष प्रकरण के सभी वास्तविक बातों को न्यायालय के सामने लाने हेतु अभियुक्त में से कोई एक अभियुक्त को सरकारी गवाह बना दिया जाता है या बन जाता है। तो यह अभियुक्त अगर मामले के सभी वास्तविक तथ्यों को न्यायालय के सामने रख देता है तो यह अपराध करने वाले अन्य भेदों से लोगों से अलग भेद जाता है या अलग उसको माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के पास यह अधिकार है कि इस प्रकार के सरकारी गवाह को समाधान प्रदान कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 300 की धारा जो 306 है, जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं, संहिता की धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को क्षमा किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। इस धारा में अपराधी को क्षमादान किए जाने के संबंधित व्यवस्थित प्रावधान उपलब्ध है। क्षमादान कब किया जा सकता है? किसी भी मामले में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से संबंध रखने वाले, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस प्रकरण में जुड़े हुए व्यक्ति से साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से न्यायालय उसे क्षमा करने की शर्त पर मामले के सभी वास्तविक परिस्थितियों का स्पष्ट और सत्य प्रकटन करने का कहता है। सह अपराधी को मामले का वास्तविकता का प्रकटन न्यायालय के समक्ष कर देता है तो न्यायालय द्वारा उसे क्षमादान कर दिया जाता है। क्षमादान दिए जाने का उद्देश्य क्या होता है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो गंभीर प्रकृति के मामलों में अभियुक्त को दंड देने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अभियुक्त को क्षमादान का प्रावधान रखा गया है। अभियुक्त संयुक्त रूप से किए गए अपराध में कोई ऐसा अभियुक्त जिसका मामले में सीधा संपर्क हो, उसे क्षमादान दिया जा सकता है और अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है। दूसरी बात, ये जो सह अपराधी कह रहा हूँ आप लोगों को, यह संयुक्त अपराध जो मिलके करते हैं, इनके बारे में एक बार जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, संयुक्त अपराध या संयुक्त रूप से जब कोई अपराध करता है तो संयुक्त का मतलब होता है जब 4-5 लोग मिलकर एक साथ करते हैं तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को गवाह बना दिया जाता है, उसको संयुक्त अपराधी बोला जाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्षमादान दिए जाने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट सक्षम होता है, मतलब कौन से जज साहब होते हैं जो सक्षम होते हैं उनको, या किसके पास वो पावर होता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत उन मजिस्ट्रेट का उल्लेख किया गया जो क्षमादान दिए जाने के संबंध में शक्ति उनको प्रयुक्त मतलब क्या कहते हैं प्राप्त होती है। जैसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट जिसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और जो देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो शहर में होते हैं, लेकिन जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, या CGM बोलते हैं, वो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे होते हैं। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगर मजिस्ट्रेट का संबंध है, वो अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी भी चरण में अभियुक्त को क्षमादान कर सकता है, परंतु प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल जांच या विचारण के लिए किसी प्रकरण में सह अपराधी को समाधान कर सकता है। अन्वेषण के प्रकरण में किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को क्षमादान दिए जाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। सह अपराधी को इस शर्त का समाधान भी किया जा सकता है कि वह अपराधी की वास्तविक घटना तथा उससे संबंधित व्यक्तियों के बारे में न्यायालय को यथेष्ट सही जानकारी देगा। यह शर्त पूरी हो जाने के बाद उसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है या उस अपराधी को क्षमा कर दिया जाता है। अब हम अगर बात करें कि कौन से अपराध में क्षमा दिया जा सकता है, क्योंकि हर किसी अपराध में तो क्षमा नहीं दिया जा सकता। जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 उन अपराधों का उल्लेख करती है जिसमें क्षमादान किया जा सकता है। जैसे ऐसे अपराध मतलब कुछ इस प्रकार से जिनके बारे में हम नीचे बता रहे हैं। वह अपराध जो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वह अपराध जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त विशेष
न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसे अपराध जो 7 वर्ष से या इससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। मैसी नैन्सी जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य के 1985 के प्रकरण में कहा गया था कि धारा 306 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी उपयुक्त वर्णित अपराध से संबंधित है, उसे इस शर्त पर क्षमादान किया जा सकता है कि वह अपराध एवं घटना से संबंधित सभी परिस्थितियों को जो कि उसे ज्ञात है सही बता देगा। के सरस्वती बनाम पुलिस विशेष प्रतिस्थापन CBI के मामले में कहा गया था कि क्षमादान संबंधी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मामले का सुपुर्दगी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 की उपधारा 5 के अंतर्गत यदि सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है तो मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। तो ऐसे मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर देगा। धारा 209 के अंतर्गत मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा क्षमा संबंधी शक्ति का प्रयोग विरोधी प्रकार के आवेदन पर न करते हुए विधि के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के क्षमादान की शक्ति का प्रयोग आवेदनों के आधार पर नहीं किया जा सकता। आवेदन पक्ष उस सरकारी गवाह को पेश करता है जिससे क्षमादान दिलवाया जाता है। सरकारी गवाह जिसे इस आधार पर समाधान दिया जाता है कि वह मामले के संबंधित सभी तथ्यों को सरकार अभियोजकों को सही बता देगा तथा अभियुक्त नहीं रह जाता है, बल्कि उसकी स्थिति साक्षी की तरह हो जाती है। न्यायालय द्वारा सरकारी गवाह को क्षमादान करने का उद्देश्य अभियुक्त के एक साक्षी के रूप में साक्ष्य लेना होता है तथा तथ्य की अभियुक्त से धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत स्वीकृति का कथन किया जाता है और धारा 306 के अधीन क्षमादान करने के विरुद्ध नहीं होगा। बंगारू लक्ष्मण बनाम राज्य AIR 2012 उच्चतम न्यायालय 1377 के वाद में आरोपी के विरुद्ध षड्यंत्र का तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 52 के अधीन आरोप था। उसके सह अपराधी द्वारा अपराध की घटना का पूरा ब्यौरा खुलासा किए जाने के परिणाम स्वरूप उसे विशेष न्यायालय ने क्षमादान कर दिया। अपीलार्थी द्वारा इस क्षमादान का इस आधार पर विरोध किया कि मजिस्ट्रेट जिसमें विशेष न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किए जाने के पूर्व भी उसे क्षमादान किया गया था तथा धारा 306 के उल्लंघन होने के कारण उसे अभियुक्त को आदेश आपास किए जाने योग्य है। इस दलील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जाने के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश का समाधान हो जाए कि सह अभियुक्त अपराध में पूरी जानकारी दे रहा है तो वह क्षमा करने के योग्य है और क्षमा किया जा सकता है। ऐसा कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत इस बारे में कोई विरोध नहीं है तथा जो तथ्य हैं या जो वो स्पष्ट है। इस संबंध में मजिस्ट्रेट न्यायालय का निर्णय उसके न्यायिक विवेक पर आधारित होने के कारण विधि मान्य तथा 306 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय का जो समर्थन करते हुए अभिकथन किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस चरण में क्षमादान की शक्ति प्रदान करने का जो मूल उद्देश्य है अभियुक्त के प्रति किसी भी तरह का अन्याय न हो तथा विचारण कार्रवाई त्वरित निपटाई जा सके। रेणुकाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य के एक मुकदमे में सह अपराधी जिसने धारा 306 अंतर्गत क्षमादान दिया गया था, उसने अभियुक्त के साथ मिथ्या साक्ष्य देने की अपराध किया था और न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि क्षमादान दिए गए अपराधी ने न्यायालय को अपराध के बारे में सही जानकारी दी उपलब्ध नहीं कराई थी तथा उच्च न्यायालय ने अपनी अंतर्निहित शक्ति को प्रयुक्त करते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जिससे उच्चतम न्यायालय ने उसे न्यायोचित ठहराया। SS चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा गया था यदि कोई साक्षी स्वेच्छा से स्वयं को फंसाने वाले कथन करता है तो जिससे कि वह आत्म अभिशासन होता है तो वह ऐसा साक्ष्य देता है या धारा 306 के अधीन क्षमादान योग्य नहीं होगा। न्यायालय अपने विवेक अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। भेदी साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य की विश्वसनीयता को दो बातों पर निर्भर करती है। विश्वास करने की उचित कारण हो कि वह विश्वास करने योग्य साक्षी है तथा वह कोई असत्य जानकारी नहीं दे रहा हो। उसके द्वारा दी गई साक्ष्य की पर्याप्त रूप से संपुष्टि होनी चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि धारा 307 धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 307
के अंतर्गत क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति प्रावधान दिया गया। मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी भी समय निर्णय दिए जाने से पहले अपराधी को क्षमा दिया जा सकता है यदि उसे यह प्रतीत होता है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही और स्पष्ट है। क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं करने के परिणाम। धारा 308 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर विचार चलाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। इससे संबंधित सभी व्यवस्था इस धारा के अंतर्गत दी गई है। इस धारा में वर्णित उपबंधों के अनुसार वह व्यक्ति जिसे धारा 306 और 307 के अधीन क्षमादान प्रदान की गई है उस अपराध के विचारण का पात्र हो सकता है जिसके बारे में उसे क्षमादान दिया गया है। किसी अन्य अपराध के लिए जिसके संबंध में उसको दोषी होना प्रतीत होता है उसे विचारण हेतु बुलाया जा सकता है, बशर्ते कि लोक अभियोजक यह प्रमाणित कर दे कि उसने बात को या किसी अन्य बात को जानबूझकर छिपाकर या साथ देकर क्षमादान की शर्त का उल्लंघन किया। यदि न्यायालय को लगता है कि अपराधी ने सही और स्पष्ट जानकारी नहीं दी है तो न्यायालय उसके समाधान के अधिकार का हरण कर लेता है और उस समय उस विचारण की कार्रवाई भी करता है। इस प्रकार के जो सरकारी गवाह द्वारा अपने दिए गए कथन में पलटा जाता है तो उसके विरुद्ध मिथ्या कथन देने के लिए अभियोजक के खुले न्यायालय में राज्य की ओर से दिया जा सकता है। इस लेख अंतर्गत सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा ही सरकारी गवाह को प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी अपराधी द्वारा स्वयं को सरकारी गवाह होने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया जा सकता। यदि वह ऐसा आवेदन देगा तो मजिस्ट्रेट के विवेक पर ही उसका आवेदन स्वीकार करें, अन्यथा ऐसा आवेदन संस्वीकृति माना जाएगा। सामान्यतः अभियोजन पक्ष अपनी ओर से ऐसा प्रकरण में कि अपराधी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हर लोगों के मुंह से ये सुनते थे कि भाई सरकारी गवाह कौन है। इसमें थोड़ी शुद्ध हिंदी का उपयोग किया गया ताकि हर कोई समझ सके इस शब्द को। और यह इस चैनल पर आपको सारे वीडियो जो होते हैं वो हिंदी में मिलेंगे, ताकि जो भी दर्शक हैं, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो या चाहे कोई कॉमन मैन हो, कोई भी हो, आम आदमी हो, सबके समझ में आ सके। मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। जय हिंद।